Hello everyone. Good morning everyone. This is Jayendra and today we are going to understand what is mean by UPSC examination. UPSC Civil Services Examination. Okay, so UPSC stand for Union Public Service Commission, which we popularly known as UPSC exam. Actually UPSC बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है, बट हम जिन एग्जाम की बात करते हैं या फिर आमतौर पर हमें जो पता होता है वो एग्जाम्स है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, नागरी सेवा. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये एग्जाम है क्या. ठीक है, तो पहले ये समझो कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी हमारा संविधान जो है उसने उसको बनाया है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द कमीशन, दैट इज यूपीएससी, टू रिक्रूट Group A officers for Government of India. I repeat, to recruit Group A officers for the Government of India. इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कुछ टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनको जब वो सिलेक्ट करते हैं तब यूपीएससी के द्वारा जो रिकमेंडेशंस आते हैं उनको ही कंसिडर करना पड़ता है. अपनी मर्जी से वो सिलेक्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर आर रूल्स. ठीक है, तो यूपीएससी का काम ही यही है कि टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन एंड सिलेक्ट बेस्ट कैंडिडेट फॉर ग्रुप ए सर्विस. गॉट इट. नाउ हियर यू कैन सी दैट कि विच सर्विसेज आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, सम सर्विसेज आर ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सम सर्विसेज आर यूनियन सर्विसेज और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज. नाउ ऑल इंडिया सर्विस के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन उसका मतलब होता क्या है. ठीक है, आप बोलोगे कि ऑल इंडिया सर्विस मतलब आईएएस के एग्जाम, आईपीएस के एग्जाम. दैट इज ट्रू, बट ऑल इंडिया सर्विस का मतलब ये होता है कि रिक्रूटमेंट डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज यूपीएससी, बट दीज ऑफिसर गोइंग टू वर्क अंडर द स्टेट गवर्नमेंट. आई रिपीट, इनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है यूपीएससी द्वारा, लेकिन ये ऑफिसर्स जो होते हैं वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं. उस स्टेट गवर्नमेंट को काडर बोला जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र काडर, बिहार काडर, तमिलनाडु काडर, जम्मू कश्मीर काडर, समथिंग लाइक दैट. गॉट इट. तो इसे कहते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज. अब ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे फेडरलिज्म को स्ट्रांग करने के लिए बनाई गई है. तो कौन से ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो एक तो उसमें देखो यहां पर एक पॉपुलर नेम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दैट इज आईएएस. ठीक है, ये एक सिविल सर्विस है. ग्रुप ए में आती है ये पोस्ट, एक सिविल सर्विस है. उसके बाद दूसरी ऑल इंडिया सर्विस है इंडियन पुलिस सर्विस, दैट इज आईपीएस. ये भी एक सिविल सर्विस ही है और गैजेटेड ग्रुप ए पोस्ट है. ठीक है, और उसके बाद एक तीसरी सर्विस है, वो भी ऑल इंडिया सर्विस है. उसका नाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दैट इज आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. ये भी ऑल इंडिया सर्विस है. उसको आईएफएस मतलब हम कभी कभी बोलते हैं, मतलब यू नो देयर इज ए डेली नॉर्म दैट हम फॉरेस्ट ऑफिसर को भी आईएफएस बोलते हैं और इंडियन फॉरेन सर्विस जो है उनको भी हम आईएफएस बोलते हैं. लेकिन याद रखो, इंडियन फॉरेन सर्विस इज नॉट ए ऑल इंडिया सर्विस, इट्स ए सर्विस अंडर द यूनियन गवर्नमेंट. वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, लेकिन वो ऑल इंडिया सर्विस नहीं है. इसका मतलब है फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो स्टेट में काम नहीं करते, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब्रॉड में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उनके कुछ गिने चुने जॉब्स होते हैं जो कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं. दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ऑन द अदर हैंड, ऑल इंडिया सर्विस जो होते हैं उनको रिक्रूटमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन उनको उनका डेली रेगुलेशन जो होता है, पे नॉर्म्स हो या फिर अदर नॉर्म्स हो, वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट करते हैं. ठीक है, हाँ, ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब चाहे सेंट्रल जॉब के लिए बुला सकती है. ठीक है, सो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं दे कैन वर्क अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज दे कैन वर्क अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो तीन पोस्ट हमें पता चले कि ऑल इंडिया सर्विस एक आईएएस है, आईपीएस है एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफओएस. ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस तीन है क्या? ऑल इंडिया सर्विस बनाई भी जा सकती है. ठीक है, एक कानून होता है, उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट नई ऑल इंडिया सर्विस बना सकता है. बनाई भी है, जैसे कि
इंडियन यूनियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड यूनियन मेडिकल साइंस सर्विसेज, ये दोनों ऑल इंडिया सर्विस है, लेकिन उनकी जो एग्जाम होती है वो सिविल सर्विसेज में नहीं आती, उनकी अलग से यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं अदर कौन से सर्विसेज है। ठीक है, यहां पर आपके सामने लिस्ट है पूरी, और लिस्ट से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देखो 3 सर्विसेज जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस। ठीक है, जो यूपीएससी सीएसई, यूपीएससी सीएसई यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसके द्वारा ये पोस्ट होता है। ये टोटल पोस्ट कितने होते हैं? लगभग 24 to 26, कभी कभी ये नंबर थोड़ा बदल भी सकता है, तो 1-2 पोस्ट कम ज्यादा होते रहते हैं इसमें। ठीक है, टोटल मतलब जब आप यूपीएससी एग्जामिनेशन देते हो तो आपका चयन इतने सारे सर्विसेज के लिए हो सकता है। हाँ, स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए ये 3 पोस्ट जो ऊपर के है वो ज्यादा डेकोरेटिव है, पर्टिकुलरली आईएएस एंड आईपीएस। उसके बाद सम स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इनटू द इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसमें हम डिप्लोमेट बनते हैं, और बाकी के सर्विसेज भी बहुत सारे सर्विसेज है, लेकिन कुछ के नाम आपको पता होगा, जैसे कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स कमिश्नर एंड अदर जो पोस्ट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं। ठीक है, ये सभी पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स आर मेनली इंटरेस्टेड, ये जो 4-5 पोस्ट है उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक बताना चाहिए आपको कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है, ठीक है, इनकी यूपीएससी प्रीलिम्स सेम ही होती है, लेकिन ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, प्रीलिम तो सेम ही होती है, यही एग्जाम देनी पड़ती है, लेकिन उनका मेंस का एग्जाम जो होता है वो अलग से कंडक्ट होता है। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये पोस्ट है। कुछ ऐसे भी पोस्ट है जो ग्रुप बी के हैं, लेकिन यूपीएससी द्वारा ही भरे जाते हैं, जैसे कि पांडिचेरी पुलिस सर्विस, पांडिचेरी सिविल सर्विस, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं ये, तो इनके पोस्ट भी इसी एग्जाम के द्वारा भरे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या है। सो लेट मी सम अप दिस कि यूपीएससी इज ए प्रीमियर रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट हायर्स the candidate or the recommend candidate for the post of civil in all India services as well as some union services। उनकी एक एग्जाम कंडक्ट की जाती है, ठीक है, और उनके द्वारा सारे पोस्ट भरे जाते हैं अकॉर्डिंग टू आपके रैंकिंग और आपका प्रेफरेंस, इसके द्वारा आपको ये पोस्ट भरे जाएंगे। गॉट इट? सो इन दिस वीडियो गाइस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, now you can see the pattern of the UPSC examination. So UPSC civil services conducts the exam in 3 phases, that is preliminary stage, उसके बाद आता है मेंस एग्जाम का स्टेज। ठीक है, मैं इसको जूम करता हूं so that you guys can see। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड पर्सनालिटी टेस्ट, दैट इज इंटरव्यू। अब यहां पे देखो प्रिलिमिनरी एग्जाम क्या होती है। प्रिलिमिनरी एग्जाम इज ए स्क्रीनिंग राउंड। प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए एनी ग्रेजुएट जो उसका कंप्लीट हुआ या फिर फाइनल ईयर कंप्लीट हो रहा है, दे कैन अप्लाई। देखो प्रिलिमिनरी एग्जाम इसलिए ली जाती है कि थ्रू दिस स्क्रीनिंग टेस्ट यूपीएससी सिलेक्ट्स कैंडिडेट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। इसका मतलब यह है कि if you want to write the main examination you have to qualify the prelims। अगर कोई prelims करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि that person is selected for the particular post, it is just that the person is qualified for writing a main। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी स्टेज होती है। प्रीलिम्स में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक पेपर का नाम होता है जनरल स्टडीज, दूसरे पेपर का नाम होता है सीसैट। जनरल स्टडीज में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, लेटेस्ट अपडेट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन इंटरनेशनल रिलेशन, व्हाटएवर। ये पेपर 1 में आएगा, जीएस में आएगा। सेकंड पेपर जो होता है वो पूरा एप्टीट्यूड का होता है। ठीक, एप्टी मतलब इसमें कुछ पैसेजेस होंगे कॉम्प्रिहेंशन के लिए, उसके बाद कुछ क्वांटी होगा। ठीक है, मतलब एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, समथिंग लाइक दैट, ये पेपर होता है। ठीक है, अब देखो जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है, दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं।
ठीक है। फिलहाल तो पैटर्न ये है कि जीएस में 100 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क के लिए होता है। ठीक है, ऐसे टोटल 200 मार्क्स होते हैं। और सीसैट जो होता है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं एंड ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 मार्क्स के लिए होता है। टोटल ये भी 200 मार्क्स के लिए होता है। लेकिन याद रखो सीसैट पेपर, ठीक है, ये जो होता है ये क्वालिफाइंग ओनली है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब कैंडिडेट हैव टू स्कोर एटलीस्ट 1/3, मिनिमम 1/3 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ टोटल मार्क्स। तो 200 के 1/3 कितना हुआ, वो अराउंड 66.66, मतलब मान के चलो कि आपको 67 मार्क्स इसमें लेने, आपने उतने ले लिए, दैट इज सफिशियंट। आगे के मार्क्स जो होते हैं वो रैंक मतलब काउंट करने की जरूरत नहीं होती रैंकिंग के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ कट ऑफ के लिए जीएस के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर आउट ऑफ 200 आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने होते हैं। जो भी उस साल का कट ऑफ लगेगा आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। तो मानो पिछले साल फॉर एग्जांपल 95 कट ऑफ लगा है तो आपको मिनिमम 95 होने चाहिए। ठीक है, या फिर उसके ऊपर। गॉट इट। कट ऑफ हर साल चेंज होता रहता है, वो क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, तो कट ऑफ कम भी आ सकता है, कट ऑफ ज्यादा भी आ सकता है। इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दी डिफिकल्टी लेवल एंड कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, कितने पोस्ट थे, उसके हिसाब से कट ऑफ चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रीलिम का पैटर्न है। यहां पे याद रखो देयर इज अ 1/3 नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, मतलब फॉर ईच रॉन्ग आंसर उस क्वेश्चंस के क्या हो जाएंगे, 1/3 मार्क कट हो जाएंगे। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि 3 क्वेश्चन जो होते हैं तो 3 क्वेश्चन में मतलब आपने सही किए, एक क्वेश्चन गलत किया तो एक क्वेश्चन की मार्क उससे कट हो जाएंगे। लेकिन इजी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है यहां पर। गॉट इट। अब जो है हम मेंस का पैटर्न देखेंगे। ठीक है, ये है मेंस का पैटर्न। ठीक है, अब देखो मेंस एग्जामिनेशन जो होती है वो इसलिए मेंस कहा जाता है कि नाउ कैंडिडेट दोज हु आर अपियरिंग फॉर द मेंस, कौन में अपियर होता है, ऑफ कोर्स दोज हु क्लियर द प्रीलिम्स। ठीक है, तो मेंस पे कितने कैंडिडेट्स को लेते हैं, फॉर एग्जांपल मानो कि पोस्ट 1000 है, 1000 वैकेंसीज है, तो कितने भी लोगों ने अप्लाई करने दो, तो पोस्ट के हिसाब से मानो 10 टाइम, 12 टाइम, 13 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से कैंडिडेट जो होते वो होते। फॉर एग्जांपल अगर 1000 की वैकेंसी है तो उस साल लगभग यूपीएससी 10,000 से लेकर 13,000 तक, ये वेरी होता है। ठीक है, यूजुअली जो कैंडिडेट होते हैं उनको रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाएंगे। ठीक है, 10 to 13 टाइम ये यूजुअली इनका रेशो होता है। ठीक है, उनको बुलाया जाता है और वो मेंस, वो स्टूडेंट जो होते हैं वो मेंस लिखते हैं। देखो मेंस इसलिए मेंस आता है कि नाउ दीज मार्क्स आर गोइंग टू काउंट फॉर योर रैंकिंग। इसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। पहले तो ये देखो उसमें 9 पेपर होते हैं, नो टोटल 9 पेपर्स आर देयर। आउट ऑफ दैट 9 पेपर्स फर्स्ट 2 पेपर्स दैट इज लैंग्वेज ए पेपर एंड लैंग्वेज बी पेपर। फर्स्ट पेपर होता है इंग्लिश का, वो होता है 300 मार्क्स को। ठीक है, अब लैंग्वेज पेपर जो होते हैं फर्स्ट 2 पेपर दे आर क्वालिफाइंग पेपर्स, मतलब ये कि आपको मानो कि इंग्लिश का पेपर है और एक सेकंड पेपर आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज, कोई भी मतलब जो लिस्ट में दी है, ठीक है, उसमें से एक इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हो, सॉरी इंडियन लैंग्वेज, जैसे कि मराठी, तेलुगु, गुजराती, तमिल, ऐसे लैंग्वेज। ठीक है, यहां से आपको कम से कम 25% मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, ये क्वालिफाइंग पेपर है। अगर स्टूडेंट क्वालिफाई होता है इन दोनों पेपर में, ठीक, यहाँ पे बेसिक लैंग्वेज स्किल चेक किया जाता है, तो ये अगर आप क्वालिफाई होते हो तो फिर मतलब एग्जाम देते टाइम आप सभी पेपर देके आते हो। लेकिन याद रखो जो स्टूडेंट दोनों पेपर लैंग्वेज ए और लैंग्वेज बी क्वालिफाई कर चुके हैं उनके ही आगे के पेपर्स के मार्क इंटरव्यू के लिए काउंट होते हैं। अदरवाइज अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, कोई एक पेपर भी आपका, तो आप एक पेपर में भी फेल हो जाते हो तो आपके अगले आगे के मार्क्स कितने भी हो आपको रेस में काउंट नहीं किया जाएगा। बेसिकली आप मेंस फेल हो जाओगे। ठीक है, तो उसके बाद ये जो इम्पोर्ट पेपर जो होते हैं पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक, ठीक है, उनमें से देखो पेपर 1 जो होता है वो होता है ऐसे पेपर, वो होता है 250 मार्क्स। अब ये सभी पेपर 250 मार्क्स के होंगे। उसके बाद 4 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 एंड GS4।
एंड दो पेपर जो होते हैं ऑप्शनल के होते हैं, मतलब आपको एक ऑप्शनल चूज करना पड़ता है, उसके दो पेपर्स होते हैं। मानो कि मैंने सोशियोलॉजी चूज किया तो सोशियोलॉजी पेपर 1, सोशियोलॉजी पेपर 2, सभी पेपर 250 मार्क्स के हैं। ठीक है। ऐसे के बाद जो जनरल स्टडीज के पेपर आते हैं, तो जीएस में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, ठीक है, करंट अफेयर्स भी होता है इसमें। एंड ऑप्शनल पेपर, आपको ऑप्शनल से 26 ऑप्शनल से उनमें से कोई एक ऑप्शनल चूज करना पड़ता है। ठीक है, उस पर आप लिखते हो। सभी पेपर 250 मार्क्स ईच है, तो टोटल जाएगा इसका 1750 मार्क्स। ठीक है, ये जो मार्क्स होते हैं इसमें से यही आपके मेरिट में काउंट हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, यहाँ पर फिर एक बार कट ऑफ लगते हैं। यहाँ पर सभी लोगों को इंटरव्यू को नहीं बुलाया जाता, तो यूजुअली जितनी वैकेंसीज है उसके अराउंड 2.5 to 3%, मतलब ठीक है, इतने ही टाइम्स लोगों को, मतलब अगर 1000 है मानो, तो 2500 से 3000 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। ठीक है, 2.5 to 3 टाइम्स कैंडिडेट जो होते उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाते। तो यहाँ पर इसी रिटर्न के आधार पर कट ऑफ लगता है और उनको इंटरव्यू के लिए कॉल होता है। ठीक है, और वहां पर भी थर्ड राउंड जो होता है, ठीक है, वो इंटरव्यू का राउंड होता है। ठीक है, इंटरव्यू राउंड, तो इंटरव्यू राउंड में जो 2500-3000 लोगों को बुलाया है, उनमें मतलब हर एक पोस्ट के लिए मानो कि 2.5 या फिर 3 कैंडिडेट को बुलाया, उन्हें उसमें से एक को सिलेक्ट करते हैं एंड देन फाइनल लिस्ट लगती है। फाइनल लिस्ट रिटर्न में जो आपने मार्क्स पहले हासिल किए, मतलब आउट ऑफ 1750, इसमें से आपको कितने मिले, प्लस इंटरव्यू के जो 275 मार्क्स होते, इसमें से आपको कितने मिले। मानो कि आपको फॉर एग्जांपल 180 मार्क्स मिले, ठीक है, और यहाँ पे आपको 916 मार्क्स मिले, तो ये टोटल मिलाई जाएगी इन दोनों की, और ये जो होता है, ठीक है, आपका रैंक डिसाइड करेगा। तो फाइनल रैंकिंग जो होती है वो आपके रिटर्न मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर फाइनल रैंकिंग होती है, और इस हिसाब से रिजल्ट लगता है। ठीक है, इसमें ऑफकोर्स रिजर्वेशन है, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ्स लगते हैं, जो आपको ऑब्वियसली पता होगा। सो गाइज, आई होप कि you understand these 3 stages of the examination properly. Let me sum up this again. UPSC conducts exam in 3 phases. First phase is preliminary round, second is the mains, and third is the interview. Prelims में any graduate can apply, right? But वहाँ पे कट ऑफ लगेगा, 2 पेपर्स होंगे, GS1 होगा एंड अगेन CSAT होगा। ठीक है, कट ऑफ लग, CSAT क्वालिफाई होता है, जीएस के आधार पर कट ऑफ लगते हैं, और उन जिन्होंने ठीक है प्रीलिम्स क्लियर की है वही सिर्फ मेंस लिख सकते हैं। मेंस में आपको 9 पेपर्स है, 9 पेपर्स में से लैंग्वेज के पेपर, एक इंडियन लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज, वो क्वालिफाइंग है। वो क्वालिफाई होने के बाद, ठीक है, बाकी के जो 7 पेपर्स है, ठीक है, उनमें से एक ऐसे है, 4 जीएस है, और ऑप्शनल के 2 पेपर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे टोटल 1750 मार्क्स जो होते हैं वो रैंकिंग के लिए काउंट होते हैं। उनमें से जो बेस्ट परफॉर्म करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, और वहां पर आपके रिटर्न के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर फाइनल लिस्ट लगाई जाती है, और उसके आधार पर जो रैंकिंग मिली है आपको, उस रैंकिंग के हिसाब से और आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो पोस्ट अवेलेबल है आपको वो पोस्ट दिया जाता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। If you have any doubt in this examination pattern or the phases, you can write us into the comment. We will clarify these doubts in another video. Thank you for listening. ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।